Hi students, in my previous lecture on IPC, we had started the offences against human body. After completing the entire chapter on general exceptions, we had started the offences against human body. The highest offence against human body is homicide. As Russell had defined homicide as killing of a man by another man. Killing of a man by another man can be two types. One which is allowed by law and one which is punishable by law. One which is allowed by law, we call them lawful homicides. Sorry. Lawful homicides can further be divided into excusable homicides and justifiable homicides. We can also have death caused by another person without any intention or knowledge, basically causing death by negligence, which belongs to another genre. Here we are dealing with homicide which has been caused either with an intention or knowledge. होमिसाइड के दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास. होमिसाइड को होमिसाइड बनाने के लिए और रादर होमिसाइड को पनिशेबल करने के लिए, और इन अदर वर्ड्स होमिसाइड को कल्पेबल करने के लिए. When will I be culpable for a homicide? When will I be liable for a homicide? When can responsibility for a homicide be fixed upon me? The answers to all this is section 299. 299 has many facets. We saw last time that whoever causes death, voluntary word use नहीं है. Whoever causes death, A with an intention to cause death, B with a knowledge to cause death, is said to cause culpable homicide. Intention can be two types: extreme intention and less than extreme intention. We have understood the two words knowledge and intention in the words of various Supreme Court judgments. Knowledge has been defined in various judgments of the Supreme Court as foreseeability of consequences. Knowledge to do. When I say knowledge to do, it is always subjective in nature. When I say knowledge that it can be done, that is objective in nature. जब मैं कहता हूं knowledge to do, मैं देख सकता हूं. I can foresee the consequences. Knowledge that it can be done, which is an objective viewpoint. मुझे नहीं दिख रहा है. एक गाड़ी चला रहा हूं मैं 120 की स्पीड पे in the middle of a very busy market. मुझे नहीं जेन्युइनली दिख रहा कि मेरे से कोई मर सकता है. मैं जेन्युइनली फील कर रहा हूं दैट आई एम द बेस्ट. मेरे से एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता. बट बाहर जितने लोग हैं जो बाहर सड़क पे हैं, वो सब देख के कह रहे हैं ये मारेगा, ये पक्का मारेगा किसी को. नॉलेज दैट इट कैन बी डन, नॉलेज टू डू मेरे एंगल से है. नॉलेज दैट इट कैन बी डन दूसरे के एंगल से है.
नॉलेज टू डू जब मुझे पता है, नॉलेज है। मुझे पता होना चाहिए था, दूसरों को पता है, नेग्लिजेंस या रैशनेस है। ये फर्क आता है। सो व्हेन आई शुड हैव नोन बट आई डिड नॉट नो, इसलिए नॉलेज वर्ड जब भी यूज हो रहा है यहां, इट इज ऑलवेज टू बी रेड एज नॉलेज टू डू। इन अदर वर्ड्स, नॉलेज सब्जेक्टिवली टेकन। सो व्हेनेवर नॉलेज वर्ड कहीं भी आता है आईपीसी में, हम उसको लेंगे सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से। वी डू नॉट टेक इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, जो किसी तीसरे का है, जो कहता है दिख रहा है ये ऐसा करेगा। तो नेग्लिजेंस की पनिशमेंट क्यों होती है? यू शुड हैव नोन। सबको पता था, आपको ही नहीं पता था। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट कॉशियस। तो जहां हम बात करते हैं नॉलेज की, वो बेस एलिमेंट है कल्पेबल होमिसाइड का। दैट्स अ बेस एलिमेंट। जहां मुझे पता ही नहीं है कि वो मर सकता है या मेरे एक्ट से वो मर सकता है, तो वो नॉलेज टू डू नहीं है। हां, मुझे पता होना चाहिए था। मेरे इस एक्ट से जो मुझे पता नहीं था पर मुझे पता होना चाहिए था, 304A में जाएगा, नेग्लिजेंस में जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, वो किलिंग ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन, लायबल कब होऊंगा मैं? जब कम से कम मुझे फोरसीएबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थी। फोरसीएबिलिटी थी, प्लस बहुत बड़ा प्लस डिजायर भी था। प्लस डिजायर भी है इंटेंशन। सो डिजायर प्लस फोरसीएबिलिटी और अदर फोरसीएबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस प्लस डिजायर, इंटेंशन। कायदे से वॉलंटरी यहीं रुक जाता है। रीजन टू बिलीव आई टोल्ड यू यहां यूज नहीं है, इसलिए वॉलंटरी वर्ड यूज नहीं हुआ। बट देन डिजायर को भी दो लेवल्स में ले गया है मैकॉले, एक्सट्रीम डिजायर एंड लेसर डिजायर। कल्पेबल होमिसाइड के 3 क्लॉजेस हैं। 2 डिजायर से डील करते हैं जिसको हम इंटेंशन कहते हैं, और एक नॉलेज से डील करते हैं जहां डिजायर नहीं है। इसीलिए देयर आर 2 clauses of culpable homicide which deal with intention and 1 clause which deals with knowledge. Whoever does an act, whoever causes death by an act, whoever causes death by doing an act, A. Now you know clauses A, B, C नहीं लिखे गए, बट सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में लिखा होता है क्लॉज ए क्लॉज बी, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम नहीं भी दिए हुए तो हम अपनी तरफ से इनको क्लॉजेस दे देते हैं। सो वेरेवर whoever causes death by doing an act, A, with an intense desire to kill, B,
with a lesser desire to kill. And C, with only foreseeability of consequences that my act may kill, is said to cause culpable homicide. अगर इनको लीगल टर्म्स में ले आए जो मैकॉले ने यूज किए, whoever causes death by doing an act, A, clause A, with an intention of causing death, B, with an intention of causing such bodily injury which is likely to cause death. Likely. Third, whoever causes death by doing an act. Third, clause C, by doing an act with the knowledge of doing an act. That is, act is with the knowledge, no desire, with the knowledge that his act is likely to cause death, is said to cause culpable homicide. तीन ग्रेड्स हैं. पहला ग्रेड ब्लैक, इंटेंस डिजायर. Intense desire to kill, intention to kill. Black, it goes to section 302. उसकी पनिशमेंट भी ब्लैक है, डेथ और लाइफ. With an intention of causing such bodily injury which is likely to cause death, not sufficient to cause death. Dark grey, इंटेंशन है, बॉडी इंजरी मैं जानबूझ के कर रहा हूं जो मुझे पता है कि मर सकता है. पहले वाले से अगर कंपेयर करूं, मैं श्योर हूं मरेगा, दूसरे में मर सकता है. 304 पार्ट 1, 304 पार्ट 1 में पनिशेबल है. व्हाट इज अ पनिशमेंट? डेथ निकल गया, लाइफ अप टू 10 years. 302 में इंटेंशन है, 304 पार्ट 1 में इंटेंशन है, 302 में इंटेंस डिजायर है, 304 पार्ट 1 में डिजायर है. दोनों में फोर्सिएबिलिटी है. अगर इंटेंशन है तो फोर्सिएबिलिटी तो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड है. इंटेंशन कैनॉट बी फॉर्म्ड विदाउट नॉलेज. There may be knowledge without intention, but there can be no intention without knowledge. How can I have a desire for the end if I have no foreseeability of consequences? तीसरा, I have no desire to kill, but I have caused death. And that death, though there was no desire, but my choice of means was such that death could have occurred. Because there is no desire, but foreseeability was there, knowledge to do was there. 304 पार्ट 2 में पनिशेबल है. अब उसकी सजा है 10 साल और फाइन. क्योंकि ऐसे हालात हो सकते हैं
जहां मेरी डिजायर ना हो पर मैं किसी को मार दूं, कई बार किसी की पेन को ईज करने के लिए मार दूं। नो डिजायर। ऐसे केसेस में और फाइन, तो आप रेंज देखो, फांसी से सिर्फ फाइन, सिर्फ फाइन कितना, 1 रुपया भी हो सकता है। सारा खेला मंशा का है, इंटेंशन का है, डिजायर का है और लैक ऑफ डिजायर का है। दिस इज हाउ दिस सेक्शन हैज बीन फ्रेम्ड। Section 299 tells us कि कब कोई भी एक्ट जिसमें डेथ हुई है ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन, वो पनिशेबल कब होगा। We'll come to this little later. First, let's start with the bare act per se. Let's start with the first 3 words. Whoever causes death. Let's go to this matter, whoever causes death. Whoever causes death भी अभी बहुत दूर में आएगा, अभी तो पहले 2 वर्ड्स पकड़ते हैं। Whoever causes death, causes, बस full stop, whoever causes। causes को मैं वेरियस पार्ट्स में लेके जाऊंगा, वेरियस एरियाज में डिवाइड करूंगा। I will divide this whole topic of causes, whoever causes, into 4 parts. A, B, C, D. A. The connection between the accused and the resultant death should be established. The connection between the accused and the resultant death should be established. पहला ये प्रूव करोगे डेथ और एक्यूज्ड का आपस में रिश्ता है। The connection between the accused and the resultant death should be established. Let's go to certain case laws on this. I have Moti Singh versus State of Uttar Pradesh. 1964 सुप्रीम कोर्ट। एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे आपको, यही लैंडमार्क्स पे आएंगे, प्लीज बी केयरफुल। मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1964 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस व्हाट हैपेंड, एक आदमी को गोली लगी, 2 गोलियां लगी थी उसके पेट में। ए ने बी को गोली मारी थी, बी को पेट में 2 गोलियां लगी, अस्पताल में भर्ती हो गया। 2-3 महीने वो अस्पताल में रहा। अस्पताल से छूटने के बाद ही डाइड आफ्टर अबाउट 3 वीक्स। 3 हफ्तों के बाद वो मर गया घर आने के बाद।
घर वालों ने उसका सीधा दाह संस्कार कर दिया। नाउ मोती सिंह के ऊपर जो 307 का केस लगा था वो 302 बन गया, because they said the resultant death was because of his gunshot wounds. But the Supreme Court held, what was the guarantee कि जो मरा भी वो एक एक गनशॉट वुंड से ही मरा? आपने कोई उसका पोस्टमार्टम कराया? Did you establish that the deceased B died because of those gunshot wounds by? ये भी तो हो सकता है रात को उसको हार्ट अटैक हो गया हो, ये भी तो हो सकता है उसको सांप ने खा लिया हो, ये भी तो हो सकता है घर वाले में कोई लड़ाई हो गई हो, किसी ने मार दिया हो। We are not sure about the cause of death. When we are not sure about the cause of death, how can we pin this death to A? Moti Singh became a landmark. Cause of death जो है वो एक्यूज के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, एक्यूज की वजह से, पहला पॉइंट ये प्रूव करोगे, अगर एक्यूज और उसकी डेथ का कोई आसपास का लेना देना नहीं है तब नहीं होगा। एक और केस आया, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, जो डिसीज्ड है वो उसने एक्यूज की बहन को छेड़ा, रात को पहुंच गए सारे दारू दूरू पी के, नीचे आ तेरे को मार देंगे, मर्डर कर देंगे, तूने हमारी बहन को कैसे छेड़ा। डिसीज ने बाहर जम मारी अपने घर से और खेतों में भाग पड़ा। उसका पीछा किया इसके भाइयों ने। He kept on running. उनके बीच में तकरीबन 200 मीटर का फर्क था, 200 मीटर्स। उसने डर के मारे आगे कुआं था उसमें छलांग मार दी, उसका सिर कुएं की दीवार पे लगा और वो डूब गया, मर गया। The question came whether these people these assailants had caused his death. The Supreme Court held that there was no need for this man to jump into the well. आगे थोड़ी दूर आगे ढानियां थी जहां उसको मदद मिल सकती थी। The causal connection between the assailants and the resultant harm is not well established given the benefit. In other words, there must be a causal connection between the accused and the resultant death. I have another case. We have the case of Kedarnath versus State of Madhya Pradesh. Kedarnath versus State of Madhya Pradesh, 1999 Supreme Court.
I quote, when there was no evidence as to how death came about, evidence relating to the charge of murder was held insufficient and unacceptable. So when there was no evidence as to how death was caused, evidence relating to the charge of murder was held to be insufficient and unacceptable. पहली चीज जो कल्पेबल होमिसाइड में आपने प्रूव करनी है, दैट द रिजल्टेंट डेथ का कॉजल कनेक्शन एक्यूज्ड के साथ है. I hope everybody is clear about the first point, which was that there must be a connection between the accused and the resultant death. इसी पॉइंट के साथ इसी में से निकलता है दूसरा पॉइंट. मोती सिंह के केस में तो कोई प्रूफ नहीं था, वो किसी भी रीजन से मरा हो हमें नहीं पता. हाँ, अगर आप पोस्टमार्टम करा लेते तो ठीक था, पर आपने नहीं कराया तो अब तो हमें नहीं पता चल सकता. सेकेंड एस्पेक्ट, बी पार्ट, causal connection should not be too remote. It should not be too remote. In other words, the causal connection should be direct and distinct. It should be direct and distinct. Let's take examples of this to understand this. इंडिया एक बार वर्ल्ड कप हार गया था. आई थिंक 2007 की बात है शायद. जैसे ही वो हारा, जैसे ही तेंदुलकर आउट हुआ, आई थिंक ही वेंट ऑफ वेरी चीप, एक आदमी को हार्ट अटैक हो गया. ये कहां हुआ ये भी बताता हूं. हैदराबाद में हुआ था. एक और मामला आया थाने में, जहां इंडिया की डिफीट के बाद एक आदमी ने सुसाइड कर लिया. क्रिकेट मैडनेस है इंडिया में. एक तीसरा मामला आया, इंडिया की डिफीट के बाद उसने अपनी वाइफ से लड़ लिया. लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया. ये 3 मामले आए. नाउ दे हेल्ड द इंडियन टीम रिस्पॉन्सिबल कि जी उनकी वजह से हमारा हुआ है. सो इंडियन टीम एंड स्पेशली सचिन तेंदुलकर एंड अदर्स हु गॉट ऑफ चीपली, या जिनकी वजह से हार हुई, वो लायबल है. whoever causes death में वो आते हैं. Now of course it was held that this is too far-fetched. It is too remote. तो अगर रिमोटनेस आ जाती है तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है. क्यों? रिमोटनेस में चांस एलिमेंट होता है. When there is a chance का element, naturally the accused gets a benefit. There was another case. In this case, A was running after B with a sword to kill him, with an intention to kill him. खेतों में भाग रहे थे, बारिश का मौसम था, तभी बिजली गिरी. ए भाग रहा था बी के पीछे, बी वहीं मर गया. Now, what is the liability of A? It is attempt to murder, no doubt. But the actual cause of death was too remote.
No doubt I was running after him with an intention to kill him. Fine, I'm liable for 307. बट जो एक्चुअल कॉजिंग ऑफ डेथ है वो मेरी वजह से नहीं है, वो बिजली की वजह से है. अगेन ऑल दीज आर रिपोर्टेड केसेस इन इंग्लिश लॉ. 1 in a million टाइम होता है ऐसा कि बिजली गिर जाए. ऐसा जहां 1 in a million टाइम ऐसी चीजें आती हैं उसका बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलता है. He will get the benefit. So second aspect एक और है. Another aspect. This matter came up in Vijay Bai versus State of Maharashtra. Vijay Bai versus State of Maharashtra, 1995 Supreme Court. In this case, what happened? एक लड़की थी बेचारी जिसकी शादी नहीं हो रही थी. She was not very good looking. एक लड़के का रिश्ता आया. लड़का अच्छा था, वेल सेटल्ड था, गुड लुकिंग था. नेचुरली लड़की बड़ी खुश हुई कि चलो शी हैज गॉट. बट फॉर वट एवर रीजन उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया. दिस गर्ल कुड नॉट बियर इट एंड शी कमिटेड सुसाइड. नाउ द क्वेश्चन अरोज, शुड द बॉय बी लायबल? Now the Supreme Court held there is no close connection between death and this. It's too remote a matter. It's remote in the sense कि कौन लड़कियां, एक कोई लड़का रिजेक्ट कर गया तो 10,000 और मिल जाते. लड़कों की कमी आ गई है. इनफैक्ट लड़कियों की कमी है, लड़कों के तो रेशियो ज्यादा है. ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि उसने अपना सुसाइड कर लिया? चलो कर लिया, कोई भी डिप्रेशन से. हाउ कैन द बॉय बी लायबल? देखने आए, उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया. इट इज नेचुरल. हाउ कैन दिस बी टेकन एज कल्पेबल होमिसाइड और अदर अबेटमेंट टू सुसाइड? सो दैट इज व्हाई इट वाज हेल्ड दैट कैंसलेशन ऑफ दिस, जो बातचीत हो रही थी मैरिज की, there was no close connection between suicide and rejection, hence not liable for abetment to suicide. ये चीज ना हमें बहुत ध्यान से समझनी है. The causal connection between death and the accused must be direct. मैंने 2 वर्ड यूज किए थे. must be direct and must be distinct. एक और केस लेते हैं. एक हस्बैंड बहुत काम करता था, दिन रात काम करता था. यंग एज में सब पैसा कमाना चाहते हैं, सोचते हैं चलो मेहनत कर लेते हैं, बाद में आराम करेंगे. He was working in a MNC, multinational company. Wife, they were newly married. ज्यादा टाइम नहीं हुआ था. वाइफ को बहुत दुख होता था कि मेरे साथ टाइम ही नहीं बिताता. एक दिन उसने उसको कहा कि बहुत लड़ाई हुई. उसे कहा ओके ओके, मैं कल नहीं जाऊंगा, कल छुट्टी ले लूंगा. रात को फोन आ गया उसके चेयरमैन का कि एक बाहर से डेलीगेशन आ रहा है, सुबह जल्दी पहुंच जाओ 6 बजे. 6 बजे पहले उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करो और कल उनको देखो. लड़ाई हो गई. वाइफ ने जब सुबह वो उठा, उसने कहा अगर तुम गए तो मैं सुसाइड कर लूंगी. उसको समझाने की कोशिश भी की कि देखो काम है मेरा, हम इसी से खाते. उसे कुछ नहीं मुझे पता, तुमने प्रॉमिस किया था. वो बेचारा तैयार होकर चुपचाप करके निकल गया. उसने अपने आप को आग लगा ली, मर गई. Now this was not taken as abetment to suicide. The causal connection should be direct and distinct.
पर जहां हस्बैंड क्रूअल्टी करता है वो डायरेक्ट है, डिस्टिंक्ट है। ये बारीकियां समझो, ये बारीकियां समझनी जरूरी है। मैंने आपको कहा है ना, जिसको सेक्शन 299 और 300 पढ़ना आ गया वो आईपीसी की सारी एंट्री केसेस समझ गया। पहला मेरा पॉइंट था कि देयर मस्ट बी अ कनेक्शन, कॉजल कनेक्शन बिटवीन द एक्यूज एंड द रिजल्टेंट डेथ। दूसरा मेरा पॉइंट था दैट द कॉजल कनेक्शन शुड नॉट बी रिमोट बट इट शुड बी डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट। दो चीजें। I hope everybody is clear about these two aspects, whoever causes पे हम आज का लेक्चर चल रहा है। थर्ड पॉइंट, whenever there are concurrent causes, then the causal connection would be that which is the more important cause. जब भी दो कारण, जब भी there is an intervening cause, जब भी दो causes होते हैं, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। जब भी इंटरवीनिंग कॉजेज होते हैं तो हम लगाते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या कहती है कि दो कारण हैं डेथ के, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो हम पिछले मेरे इनिशियल लेक्चर्स में जब शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था, उसी को ला रहा हूं मैं। This theory was given by Glanville Williams and Hart and Honro. Hart and Honro, and also by Glanville Williams. I hope दिख रहा है। HARTHONROE, second word Glanville, GLANVILLE, Williams, VILLIAMS. In this, the main aspect came up was that if there are intervening causes, then there are two types of causes. Those causes can be divided into what we call causa causan, causa C-A-U-S-A, causan C-A-U-S-A-N-S, causans, causa causans, or causa sine qua non, causa sine qua non. Causa C-A-U-S-A, sine qua non, S-I-N-E, second word Q-U-A, qua non, N-O-N. कोई नया लाना। सो कॉजा सिना क्वा नॉन दो हैं, कॉजा कॉजन्स और कॉजा सिना क्वा नॉन। इन पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हमारे पास। many times we had this questions. क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्विकली लेट्स रिवाइज। मैंने दे चुका हूं पहले लेक्चर, अब ये
राइट टाइम आ गया इसको दोबारा. सो अगर इंटरवीनिंग कॉजेज का मतलब क्या होता है कि दो तरह के कॉजेज होते हैं. ए shoots B in the abdomen and in the chest. While A is being taken to the hospital, the ambulance meets with an accident, and because of the accident, the A dies. A has been shot by B. A is being taken to the hospital. A has been shot by B in his chest, in his abdomen, is bleeding and is very, very critical, is about to die. He's being taken to the hospital, but on the way, the ambulance meets with an accident and he dies. Discuss the liability of A. A जिसने B को गोली मारी, उसकी लायबिलिटी क्या है? ए ने बी को गोली मारी, बी को हम ले जा रहे, बी को गोली बहुत बुरी तरह लगी, मर रहा था, वो मरने ही वाला था, तभी उसको एम्बुलेंस ले जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया. ए कहता है मैंने तो गोली मारी थी, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है, मेरी वजह से डेथ नहीं हुई है. मैक्सिमम आई शुड बी हेल्ड लायबल इज 307 and not 302. Decide. Now you have to bring in this theory of Glanville-Williams and Hart and Onro, in which whenever there is an intervening cause, we divide the causes into the major cause and the minimal cause. The major cause causa causans and the minimal cause causa sine qua non. In this case, the major cause was killing almost critical condition of B by A. A had shot B very mortally. B was dying and he was about to die. The final act by which he died was a minimal act. Hence, A is liable for 302. Proposition number 2. A shoots at B and wounds him in the arm. B is bleeding and he is now being taken to the hospital by the ambulance. While being taken, the ambulance meets with an accident and B dies. Discuss the liability of A. For this purpose, the major cause is the accident. If A had shot B with an intention to kill, but had only managed to hurt his arm, the wound given by A was not causa causans. In this case, the accident by the ambulance is the causa causans, and hence the liability of A will be limited to 307. Of course, the another liabilities of the ambulance driver, which we have to see if he was negligent. Then of course he will be liable under 304A. Take the third scenario. In the third scenario, A shoots B and B is bleeding and he is shot in the abdomen. People quickly take B to the nearest hospital, which is a dispensary, where there are not enough provisions to cater to such a problem. It's a small time dispensary.
उनके पास इतने प्रोविजंस नहीं है कि वो एक आदमी को गोलियां लगी हुई हैं उसको ठीक करें। अगर वो उसको कोई अच्छे अस्पताल जैसे कोई फोर्टिस है, मैक्स है, कोई ऐसे जो बड़े बड़े नाम है, उनके वहां ले जाता तो वो बच जाता। नाउ ए टेक्स दिस प्ली। ए कहता है I cannot be held liable for 302 because had the people taken him to Fortis, Max or PGI, वो बच जाता। Had better medical facility been given to him, he would have been saved. It is not my fault that better medical facility was not given to him. I can maximum be held liable for 307, not 302. Because lack of good medical facility is not my fault. Decide. You are the judge. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेंस में। इसमें आपको पूरी थ्योरी है। अब इंटरवीनिंग कॉज क्या है? मेरा गोली मारना कि प्रॉपर डॉक्टर ना मिलना? ये चीज मैकॉले ने पहले ही एनविसेज कर ली थी। एंड फॉर दिस पर्पस द आंसर इज गिवन इन सेक्शन 299। लेट्स गो टू सेक्शन 299। Explanation 2. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused his death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. Explanation 2 is one full question of 20 marks or maybe 15 marks. It invokes the question of intervening cause. It invokes Glanville-Williams' theory of intervening cause. It says, even if the act of A was not causa causans, and the causa causan was the fact that skillful medical treatment was not made available. Had skillful treatment been available, the person would have been saved. Hence, the accused takes the defense. My act is a minimal act. The major act is lack of proper medical facility. Explanation 2 says, notwithstanding the fact that proper medical facility was not made available, notwithstanding the fact that proper facility could have prevented the death, notwithstanding the fact that proper medical facility, the lack of it, was the causa causans, notwithstanding all this, it will be deemed that the act of A, though it may be the minimal cause, will be deemed to be the causa causans, the major act. So here we have an exception to the theory of intervening cause by Glanville-Williams. Here it says intervening cause कोई भी हो। अगर एक मामला इंटरवीनिंग का ये है कि प्रॉपर स्किलफुल ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये बच जाता, ये वाला डिफेंस अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर ये डिफेंस हम दे देते तो हर मर्डरर यही डिफेंस लेता। क्या आप उसको वहां क्यों ले गए? आप उसको फोर्टिस ले जाते, आप उसको सिंगापुर ले जाते, आप उसको यूएसए ले जाते। Had skillful treatment been available, वो मरता ना, he would not have died. So my cause is not the major cause. The major cause is
lack of proper medical facility. This benefit cannot be taken by the accused. Why? Because of explanation 2. So I hope now everybody's understood explanation 2 क्यों रखा गया. एक्सप्लेनेशन 2 कहता है जहां इंटरवीनिंग कॉज आ गया, और इंटरवीनिंग कॉज का एक कॉज ये है कि अगर उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल गई होती तो वो बच जाता, इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं है, मेरा एक्ट कॉजा कॉजन नहीं है. नॉट विथ स्टैंडिंग दिस, फिर भी आपका एक्ट हम कॉजा कॉजन मानेंगे. सो दैट इज वाई आई गो थ्रू दिस अगेन वेरी क्विकली नाउ. एक्सप्लेनेशन 2, where death is caused by any bodily injury. बॉडी इंजरी होनी जरूरी है. The person who causes such body injury shall be deemed to have caused death by causa causans by the major act, even if by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been averted. Even अगर उसकी डेथ अवर्ट हो सकती थी, अगर हम उसको बेटर जगह ले जाते, उसको ज्यादा स्किलफुल ट्रीटमेंट देते, बेटर डॉक्टर के पास ले जाते, हो सकता है वो बच जाता. ये बेनिफिट एक्यूज को नहीं देंगे. एक्यूज का एक्ट कॉजा कॉजन मानेंगे, है या नहीं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. सो वेदर द एक्ट वाज कॉजा कॉजन्स और नॉट, इट विल बी डीम्ड कि एक्यूज का एक्ट कॉजा कॉजन्स है. I hope everybody is clear about this third part, which was the act, the concurrent causes का act. Now we go on to fourth part. Fourth part can be divided into two parts. Causing में I'm going into, हम whoever causes को discuss कर रहे हैं, whoever causes को हम अब फिर दो parts में divide करेंगे. Death caused inadvertently without intention to cause death to anybody. Death caused inadvertently, जानबूझ के नहीं, inadvertently बिना जानबूझ के नहीं. Advertently का मतलब जानबूझ के, उसका उल्टा inadvertently. So death caused inadvertently without intention. किसी को भी मारने की इंटेंशन नहीं है मेरी, पर किसी की डेथ हो गई. Now, what is the law on this? We have illustration C. Let's go to illustration C. A by shooting at a fowl. Fowl एक जंगली मुर्गी. A by shooting at a fowl with an intent to kill and steal it. A ने एक जंगली मुर्गी पे गोली मारी. इंटेंशन थी कि उसको मार दूं और उसको चोरी करके ले जाऊं. Kills B, who is behind a bush. A not knowing that he was there. एक जंगल जैसी जगह है, उसको एक मुर्गी दिखी, उसने सोचा जिसकी भी मुर्गी है मैं गोली मार के इसको चोरी करके ले जाता हूं. बीहड़ था, उसने मुर्गी पे गोली मारी, उसको नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे बी है. गोली बी को लग गई. Kills B who is behind the bush. A not knowing, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. A not knowing that he was there. Here although A was doing an unlawful act, चाहे A unlawful act कर रहा था, चोरी कर रहा था, he is not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act which he knew was likely to cause death. He is not liable for 299. He is not caused culpable homicide. Death caused inadvertently without any intention to cause death to any human being.
ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ है. So whenever I cause death inadvertently, without any intention or without any knowledge to cause death, without desire or without foreseeability of consequences, it is never culpable homicide. It can be causing death by a rash and negligent act, but that depends on so many factors. जंगल था, बीहड़ जंगल था, कोई नहीं है. आसपास मैंने गुड फेथ में देख लिया, कोई है नहीं, कोई इंसान नहीं है. वहां पे शिकार करना अलाउड है, मान के चलते हैं. अभी तो नहीं अलाउड, चलो मान के चलते हैं अलाउड है. डेंस जंगल है. सडनली वो एक ऐसा जानवर देखता है, वो भूखा है, वो कहता है मार के खा लेता हूं. वो गोली मारता है. अननोन टू हिम सडनली कोई वहां से एक आदमी आ गया, पता नहीं कहां से आ गया था, वो भी ऐसी किस दिन आ गया होगा, उसको गोली लग गई. इन हिज वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन उसको नहीं लगा था कि इतने डेंस जंगल में कोई आदमी होगा. अब शायद ये नेग्लिजेंस और रैशनेस में भी नहीं आएगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस प्रिंसिपल. जो फोर्थ हम डी को पढ़ रहे हैं, उसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं. Whoever causes death inadvertently without intention to cause death. Let's take another case जो हमने एक्सीडेंट में पढ़ा था, जो मैकॉले ने एग्जांपल दिया था. Pickpocket puts his hand in the passer by his coat pocket. Now in that case, A pickpocket puts his hand in B's pocket with an intention to steal his purse. Unfortunately, there's a gun which he does not know what is it. And without even knowing that this is a gun, वो सोचता है कोई पर्स है. उस चक्कर में वो उसको फिडल करता है और गोली चल जाती है. Here is another case. Though the act was unlawful, हमने वहां भी पढ़ा था सेक्शन 80 में. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस वाले इलस्ट्रेशन का. दो द एक्ट वॉज अनलॉफुल, सो दैट मीन्स इफ आई एम डूइंग एन एक्ट विच मे बी अनलॉफुल, बट आई एम डूइंग इट विदाउट एनी इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज डेथ टू एनीबडी, एंड नाउ डेथ इज कॉज्ड, it is at least not culpable homicide. Whether it is negligence or not, rashness or not, it depends on various other factors. But it is definitely not covered by section 299. It is not culpable homicide. In other words, it will not be punishable in section 302, 304, part 1 or part 2. So death caused unintentionally and without knowledge would not come under culpable homicide. I hope everybody is clear about this second part. Now we go to जो हम D डिस्कस करें, डेथ कॉज्ड इनएडवर्टेंटली विदाउट इंटेंशन. अब हम आते हैं डेथ कॉज्ड inadvertently but with an intention to kill somebody else. Now, so पहला क्या था? Death caused inadvertently without any intention to kill anybody. Now, death caused inadvertently but with an intention. किसी और को मारना था, मर कोई और गया. Wherever death is caused inadvertently, wherever I had an intention to kill somebody else, there we come to what we call the principle of transfer of malice. वहां transfer of malice आ जाता है, and the person is always liable. So second point, if a person intends to kill someone and in the process somebody else gets killed, the accused is always liable. A puts poison in an apple and gives it to B, intending to kill him. B gives the apple to his son out of love and affection.
B's son dies. Though A never wanted B's son to die, B's son's death is inadvertent, yet A is as much liable as if he had caused B's death, as if he had transferred his malice to B's son. This last part brings us to what we call the principle of transfer of malice, which is reflected in section 301 IPC. Since we have run out of time, I'll take up this matter from here only tomorrow. Let me quickly revise. Whoever causes, we divided it into two parts. A, there must be a causal connection between the accused and the resultant death. Moti Singh was landmark. Second, the cause of connection must not be too remote. Third, whenever there is an intervening cause, then the accused act must be causa causans. The exception was found in explanation 3, where 299 clearly says that irrespective of the fact that the causa causans was lack of good medical facilities, even if the act of the accused was a minimal act, even then it will be deemed as if his act is causa causans, he has caused the death. And fourthly, death may be death which is caused inadvertently. Death which is caused inadvertently, in other words, death जो जानबूझ के नहीं की गई, इसकी नहीं थी. So death caused inadvertently can be divided into two parts. First, death caused inadvertently without intention to kill anybody. And we saw illustration C, the death of a fowl where he fires at a fowl. And second is death caused inadvertently with an intention to kill somebody else. Here, the principle of transfer of malice enters. We'll take it up from here tomorrow. Thank you. God bless.